हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। हमारी बोन्स की हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, और हम लोग उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते हैं। बोन्स हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। ये हमारी शरीर को सिर्फ आकृति देने का ही काम नहीं करती, पर इसके अलावा भी बहुत सारे काम हमारे शरीर में हमारी बोन्स के द्वारा होते हैं, जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है। वो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का और वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करती हैं, और जो भी भोजन के द्वारा हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं उसके स्टोरेज का काम करती हैं, और हमें मोबिलिटी तो देती ही हैं, एक स्ट्रक्चर देती हैं और एक मोबिलिटी देती हैं कि हम अपने हाथ और पाँव मूव करके बहुत से कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की शेप्स और साइज की बोन्स होती हैं, और उनकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स उनकी संरचना है। इंटरनल संरचना और बाहर बाह्य संरचना उनकी बहुत ही जटिल होती है, और उनका यद्यपि वजन अधिक नहीं होता है हमारी हड्डियों का, लेकिन फिर भी वो बहुत कठोर और स्ट्रांग होती हैं, और हमारे बहुत सारे कार्यों में हमें सहायता देती हैं। अगर हमारी बोन्स हेल्दी हैं तो हम हेल्दी हैं, वो हमें आरोग्यता की ओर ले जाती हैं। अगर हमारी बोन्स ही हेल्दी नहीं होंगी तो हम बहुत सारे कार्य कर पाने में सक्षम नहीं रहेंगे। जब बच्चे हमारे बड़े हो रहे होते हैं उस आयु में, तो हम उनकी बोन्स की हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं कि इनको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, इनको दूध मिलना चाहिए, प्रोटीन्स मिलने चाहिए। उस समय तो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन एक बार जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद हम लोग अपनी बोन्स की हेल्थ की तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अब तो बोन्स हमारी डेवलप हो चुकी हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और होता भी ऐसा ही है प्राय, क्योंकि कोई लक्षण इसके जल्दी से, अगर आपकी बोन्स में कोई प्रॉब्लम आई है तो कोई भी लक्षण जल्दी से दिखाई नहीं देता है, पता ही नहीं लगता है कि बोन लॉस हमारा होने लग गया है, हमें अंदाजा ही नहीं मिलता। बचपन से लेके किशोरावस्था की आयु तक, और फिर उसके बाद वयस्क होने तक, और उसके भी थोड़े और कुछ वर्षों बाद तक, लगभग 30 वर्ष की आयु तक, भोजन के द्वारा जो भी मिनरल्स हमें मिलते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं, वो हमारी हड्डियों में संचित हो जाते हैं जाकर के, और वही मिनरल्स जो हैं हमें पूरी आयु तक प्राप्त होते रहते हैं। आवश्यकता अनुसार वो बोन्स उन मिनरल्स को आपके ब्लड में प्रवाहित करती हैं, जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से होती है, उसी के अनुसार हमें पूरा एक बोन मास हमारा जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। बोन मास क्या होता है? इट्स अ मेजर ऑफ मिनरल्स इन सर्टेन अमाउंट ऑफ बोन, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ बोन में कितने मिनरल्स होने चाहिए, वो हमारा बोन मास होता है। तो जो कि मेनली कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ होता है। तो 30 वर्ष की आयु तक यदि हमने पर्याप्त मात्रा में बोन मास संचित नहीं किया है, तो कुछ वर्षों के बाद हमारी हड्डियों का क्षरण होने लगता है, बोन लॉस हमारा होना शुरू हो जाता है। इन केस यू हैव नॉट stored proper bone mass in your bones, आपका हड्डियों के टूटने का रिस्क भी ज्यादा हो जाता है, आपकी हड्डियां फ्रेजाइल होने लगती हैं, और थोड़ा सा गिरने पर ही अक्सर हड्डी टूट जाती है। या बहुत सी महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके पूरे शरीर में, हाथों पैरों में, लोअर बैक में दर्द बना रहता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होना आरंभ हो रहा है तो हमें अपनी बोन हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे और भी ऐसे लक्षण होते हैं जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, जिनको हम बोन से रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। हमें ये अंदाजा ही नहीं है कि कैल्शियम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारी बोन्स के अंदर स्टोर्ड होती हैं। तो अगर वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है।
और एक बहुत ही फॉर्चुनेट बात ये है कि हम अपने न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करके अपनी बोन्स को स्ट्रांग बना सकते हैं और बहुत आयु तक हम उनको हेल्दी बोन्स को मेंटेन कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत अधिक एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हड्डियां किस चीज से बनी हुई होती हैं। बोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन with a mineral called calcium phosphate that makes the framework hard and strong. Bones store calcium and release of the some of the calcium into the bloodstream when it is needed by the other parts of the body. तो बोन्स मेनली प्रोटीन और मिनरल्स से बनी हुई होती है, तो हमें अपने भोजन के अंदर प्रोटीन्स और मिनरल्स की मात्रा को बैलेंस करके रखना है। एक तो मोटे तौर से इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। एंड द अमाउंट्स ऑफ सम विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट यू ईट, स्पेशली विटामिन डी एंड कैल्शियम, डायरेक्टली अफेक्ट हाउ मच कैल्शियम इज स्टोर्ड इन द बोन्स। तो जितना जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसमें विटामिन डी की कितनी मात्रा है और कैल्शियम की कितनी मात्रा है, जो ये इससे ये निश्चित होता है कि कितना कैल्शियम हमारी बोन्स को मिल रहा है। For bone health, not only calcium is needed. Very important thing which we must learn, कि not only calcium is needed, but along with that, vitamins like vitamin D, K, B6, B12, folic acid, and minerals like selenium, magnesium, zinc, boron, chromium are also needed. तो हम लोग बोन की हेल्थ को सिर्फ कैल्शियम और अधिक से अधिक विटामिन डी से रिलेट करते हैं। उससे अधिक हम लोग सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि बाकी और जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो भी हमें मिल रहे हैं अपने भोजन में या नहीं मिल रहे। तो कैल्शियम हमारे शरीर में क्या काम करता है? व्हाट डज इट डू? व्हाट डज द कैल्शियम डू? द बॉडी नीड्स कैल्शियम टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टू कैरी आउट मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो मेनली कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये तो हम सब लोगों को मालूम ही है। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि हमारे और भी जो बॉडी पार्ट्स के एक्शंस हैं, जो हमारे ब्लड का फ्लो है हमारे यहाँ, और हमारे जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो उन सब में भी कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। द बॉडी ऑल्सो नीड कैल्शियम फॉर मसल्स टू मूव। अब मस्कुलर प्रॉब्लम अगर कोई होती है तो हमारा ध्यान कैल्शियम की ओर नहीं जाता है। अगर हमारे मसल्स में पेन हो रहा है या मसल्स हमें पूरा उतना हेल्दी फील नहीं हो रहे हैं, उतना प्रॉपर लोड नहीं ले रहे हैं जो काम हम करना चाह रहे हैं, तो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है आपके शरीर में, या फिर वो प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम रिलीज आपके ब्लड में नहीं हो रहा है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है जिस समय। And for nerves to carry messages between the brain and the body part. आपके ब्रेन और बॉडी पार्ट्स में जो नर्व्स के थ्रू जो मैसेजेस जाते हैं, उसमें भी कैल्शियम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जो हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कोई मच्छर आया हमारे हाथ पे बैठा, उसने काटा, तो इमिडिएटली हमारा दूसरा हाथ से हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एक्शंस आपके आते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू, उसमें भी कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन एडिशन, कैल्शियम इज यूज्ड टू हेल्प ब्लड वेसल्स टू मूव ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड टू हेल्प रिलीज हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स दैट अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। यस, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो मूवमेंट होता है उसमें भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड टू हेल्प रिलीज हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स दैट अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। तो इन एडिशन, कैल्शियम also helps to release hormones and enzymes that affect almost every function in the human body. तो हमको देखना है कि कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, हमारे सारे कामों को करने के लिए,
उसके बावजूद हम लोग कैल्शियम लेने की जल्दी नहीं करते हैं, जल्दी से कैल्शियम लेने को तैयार ही नहीं होते हैं। आप अराउंड द एज ऑफ 40 ऑलमोस्ट सब लोगों को कैल्शियम के एक्स्ट्रा इनटेक की जरूरत पड़ती है, अगर वो लोग प्रॉपर भोजन नहीं कर रहे हैं। और भोजन की मात्रा क्योंकि हमारी कम होती चली जाती है, तो उसमें सारे विटामिन एंड मिनरल्स हमको नहीं मिल पाते हैं, इसलिए सप्लीमेंट्स की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो अगर थोड़ा थोड़ा सप्लीमेंट हम लोग अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है, और वो जितना आपको एडवाइस करे उस हिसाब से अगर आप कैल्शियम का इंटेक लेते रहते हैं और दूसरे मिनरल्स का भी लेते हैं साथ में, तो आपको बहुत फायदा होता है। कुछ आयुर्वेदिक कंपनीज हैं जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने जो कॉम्बिनेशंस प्रिपेयर किए हैं फ्रॉम आयुर्वेद, जिसमें कि वो लोग कैल्शियम के साथ में मिनरल्स और दूसरे विटामिन को भी इंक्लूड करते हैं, तो हम लोग वो उसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। और कुछ एज ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा ससेप्टिव होते हैं इस तरह के कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की संभावना जिनके अंदर ज्यादा होती है, जैसे कि पोस्ट मीनोपॉजल केस में, विमेंस के केस में मीनोपॉज के बाद कई बार कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां फ्रेजाइल हो जाती हैं, टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह से जो लोग वेजिटेरियन हैं और उनको अगर प्रॉपर मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स वो लोग नहीं ले रहे हैं, जैसे कि आजकल बहुत लोगों को दूध और दूध के प्रोडक्ट्स से एलर्जी होती है, तो फिर उनमें कैल्शियम की मात्रा की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। और चाइल्ड बेयरिंग के समय विमेन्स को कैल्शियम की बहुत आवश्यकता रहती है उस समय, क्योंकि वो अपने बेबी को पूरा कैल्शियम का सप्लाई उनकी बॉडी से जाता है, तो उस समय भी उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत रहती है। या फिर जिन लेडीज को मेनोपॉज जल्दी अर्ली एज में हो जाता है, तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, हार्मोन्स प्रॉपर मात्रा में रिलीज नहीं होते हैं। और कुछ लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है जिनके अंदर, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम अधिक होने की संभावना रहती है। There are many factors that can affect the amount of calcium absorbed from the digestive tract. जो भी आप खा रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी आपकी बॉडी में होना चाहिए। वो कितना एब्जॉर्ब होगा और कितना पास ऑफ हो जाएगा, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो मेन फैक्टर है एज। एफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस एज द पीपल एज। जैसे ही उम्र बढ़ती है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कम होने लगता है। और दूसरा अदर कंपोनेंट्स इन फूड लाइक ऑक्सैलिक एसिड, जो कि वेजिटेबल्स और बीन्स वगैरह में होता है, एंड फाइटिक एसिड जो होल ग्रेन्स में पाया जाता है, वो भी रिड्यूस करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। तो पीपल हु eat a variety of food have to consider these factors. They are accounted for in calcium recommended intakes, which take absorption into account. विटामिन डी इनटेक भी आपको हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। तो या तो थोड़ी देर सनलाइट में बैठा जाए, या सुबह गर्मी के दिनों में बिल्कुल सुबह जिस समय की सूर्य की तीव्रता नहीं होती है, उस समय अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आपको विटामिन डी मिलता है। और या फिर आपको विटामिन डी का ओरल इनटेक करना पड़ेगा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। और many factors can also affect how much calcium the body eliminates in urine, feces and sweat. तो इसके यूरिन और स्वेट वगैरह के द्वारा भी हमारा बहुत सारा कैल्शियम बाहर निकल जाता है। तो जो लोग अल्कोहल का प्रयोग ज्यादा करते हैं या कैफीन युक्त भोजन का पदार्थ पेय का पदार्थ अधिक कंजम्पशन करते हैं, तो उन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। What happens if you don't get enough calcium? अगर आपको प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? It may cause low bone mass.
आपका बोन मास लो हो सकता है, बोन की हेल्थ, दैट मीन्स कि ऑस्टियोपेनिया कहलाता है ये, जिसमें कि आपके प्रॉपर मात्रा में मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आपके बोन में स्टोर्ड नहीं हैं और उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क हो सकता है, बोन फ्रैक्चर्स का रिस्क हो सकता है, हड्डियों का क्षरण आरंभ हो जाता है और कभी कभी बैठे बैठे ही भर भर आके हड्डियां टूट जाती हैं। इस प्रकार का हम लोगों ने अपने परिवारों में देखा है। तो उसका कारण होता है कि वो धीरे धीरे करके हड्डी गलती आपकी जा रही है और आपको अंदाजा ही नहीं होता है, और प्रॉपर मात्रा में हमने उसके हिसाब से डाइट लेनी शुरू नहीं की है, तब हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। Symptoms of serious calcium deficiency include numbness and tingling in the fingers. अगर आपके हाथों में, उंगलियों में एक टिंगलिंग की फीलिंग, कुछ अजीब सी फीलिंग बनी रहती है और नमनेस आ रही है, तो दिस मे बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। और अगर कन्वल्जन्स आते हैं या एबनॉर्मल हार्ट रिद्म हो जाती है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं, मिस होने लगती हैं, तो उसका भी मेन रीजन आपका हो सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो। तो इस केस में हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। These symptoms occur almost always in people with serious health problems or who are undergoing certain medical treatment. ये जो अभी हमने दो सिम्टम्स बताए हैं, इनको ये प्रायः अगर किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, जैसे कीमो वगैरह किसी की हो रही है या कुछ और उस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कोई और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जिसका कोई मेडिकेशन चल रहा है, उन लोगों में प्रायः इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट बोन्स। आज हमने इनवाइट किया है मिसेस ज्योति अरोड़ा को, जो हमारी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो आप लोगों को बताएंगी कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या नहीं है, तो भी हमें अपनी डाइट में किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए और किस तरह से हम अपनी बोन की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हेलो ज्योति, प्लीज कम। हेलो जी, थैंक यू मिसेस कंसल। आज हम लोग बोन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे और आई एम ज्योति अरोड़ा, सॉरी, आई एम, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम ज्योति अरोड़ा, न्यूट्रिशनिस्ट, एंड आज हम लोग बोन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे और क्या क्या फूड्स हमें फायदा करते हैं, क्या क्या चीजें रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, इस सब चीजों को भी हम ध्यान में रखते हुए अपनी डिस्कशन में शामिल करेंगे। तो व्हाट इज बोन डेंसिटी? Amount of minerals, mostly calcium and phosphorus, present in our bones determine our bone density. अगर हमारी बॉडी में कितना कैल्शियम और कितना फास्फोरस है, वो बताता है कि हमारी बोन डेंसिटी कैसी है। अगर हमारी लो बोन डेंसिटी है तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। Low bone density can lead to serious medical conditions that could result in bone fractures. The most worrisome condition is osteoporosis. अगर हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो हमारी बोन्स जो है बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती हैं और वी आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स। तो लो बोन डेंसिटी जो है वो कंडीशन ना आए, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हमें कौन सा फ्रेंडली फूड जो है हमें अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना है, वी टॉक अबाउट दैट। फ्रेंडली फूड फॉर बोन डेंसिटी। कैल्शियम। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क, चीज, पनीर, कर्ड एंड ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अवर डेली regime. Vegetables, green leafy vegetables such as broccoli, cabbage and okra, soya beans, tofu, nuts and seeds. Nuts and seeds में cashew nuts, almond, walnuts, flax seeds, sunflower seeds, they should be included in our daily diet. We should divide them in the right proportion, कि हम कुछ चीजें हम मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम करें, कुछ हमें जब इवनिंग में या मिड टाइम मील में जब हमें स्नैक की जरूरत लगती है, भूख लगती है, तब भी हम सीड्स को यूज कर सकते हैं। फिश एंड पोल्ट्री। फिश और पोल्ट्री यानी कि चिकन, फिश, एग्स,
they are also good sources of calcium. They should be included. If you are non-vegetarian, they should be included in your diet. These are the foods you should consider in your daily diet. और हमारी बोन्स के एनिमीज कौन है, बोन्स के लिए क्या खराब डाइट है, क्या डाइट बैलेंस करनी है और क्या अवॉइड करना है. तो एनिमीज ऑफ योर बोन्स और बैड फूड फॉर योर बोन्स, हाई सोडियम फूड्स. जिन फूड्स में सोडियम की मात्रा ज्यादा रहती है, यानी कि सोडियम मीन्स सॉल्ट ज्यादा रहता है. द मोर सॉल्टी यू ईट, द मोर कैल्शियम यू लूज. Salt is known to cause excessive calcium excretion through the kidneys. ज्यादा मात्रा में सॉल्ट लेने से वो किडनीज के द्वारा बह जाता है. वो हमारी बॉडी में रहता नहीं है, लेकिन वो बॉडी को नुकसान जरूर करता है. हमारा कैल्शियम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है बॉडी में अगर हम सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं. और बी केयरफुल ऑफ हिडन सॉल्ट इन टोमेटो केचप, पैक्ड सूप्स एंड पैक्ड फूड्स. ये सब जो पैक्ड फूड्स होते हैं, टोमेटो केचप होते हैं, इनमें भी सॉइलेंट रहती है. दे कैन बी साइलेंट किलर्स आल्सो. मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सूप ले रहे हैं तो आप सोचिए कि इसमें थोड़ा सा अलग से पैक्ड सूप है, उसमें अलग से भी नमक डाल लेते हैं, तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है. तो एक्सेसिव जो नमक है वो भी हमारी बोन्स के लिए नुकसानदायक है. Sugary snacks. Lot of harm is done to the bones when people consume too much added sugar and don't take enough of the nutrient rich food. अगर आप ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं डेली में, वंस इन अ वाइल इट इज ओके कि कभी कुछ पार्टी है, कुछ बर्थडे कुछ है, तब तो इट इज ओके. बट आपकी डेली के रूटीन में आप डली हुई शुगर में भी दोबारा और ऐड करते हैं एंड बड़ी शान से कहते हैं कि भी मैं तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच, मैं तो इतना ही मीठा पसंद करती हूँ, मैं तो लेती हूँ. लेकिन ज्यादा शुगर का मतलब भी आप इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी से मिस हो रहे हैं, और शुगर जो ज्यादा है वो आपकी बोन्स को इफेक्ट कर रही है. then definitely you are in a trouble. तो शुगर भी आपको एक बैलेंस उसमें लेनी है कि जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. सोडा is also the culprit. If you drink lot of soda, it could negatively affect your bone health. Drinking 7 or more colas per week means reduction in bone mineral density and increase in risk of fracture. Possibility of fracture increases many folds. मीन्स अगर आप ज्यादा कोलाज या ज्यादा सोडा ले रहे हैं और सपोजिटली आप डेली का एक कंज्यूम सोडा करते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और बोलते हैं मैं तो शुगर फ्री पी रहा हूँ, बट शुगर फ्री में भी काफी नुकसान हो जाता है उससे भी, and you are indirectly inviting trouble. So they should be invited at any cost and once in a while. तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन डेली प्रैक्टिस में इनको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए. ये बोन्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक है. कैफीन मींस टी और कॉफी. थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग कैफीन क्रेजी. मतलब बहुत ज्यादा चाय और कॉफी वो भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, स्पेशली बोन्स के लिए. अ स्टडी पब्लिश इन BMC Musculoskeletal Disorders in October 2016 found that caffeine consumption contributed to low bone density in postmenopausal women. Caffeine leaches calcium from bones, sapping their strength, explained Dinah Kedar, leading nutritionist in New York. अगर हम बहुत ज्यादा कैफीन टी और कॉफी लेते हैं तो हमारी बॉडी से हमारे बोन्स से जो कैल्शियम है वो निकल जाता है. तो हमें अगर अपनी बॉडी में कैल्शियम प्रिजर्व करना है, अगर हमें अपनी बॉडी में कैल्शियम प्रिजर्व करना है तो हमें टी और कॉफी भी बहुत ज्यादा दिन में कंज्यूम नहीं करना. अल्कोहल. द अदर कल्प्रिट इज अल्कोहल. अल्कोहल मीन्स जितनी भी कॉकटेल्स हैं या डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, बियर है, वाइन है, ये सब चीजें हम लोगों को once in a while it is okay, once in a month or twice a month or 2 times in 2 months, मतलब 2 महीने में या 3 महीने में एक बार पी लिया तो it is okay. But
इफ यू आर अ रेगुलर दिस थिंग, कि आप ये समझते हैं कि हमें रोज ही ड्रिंक ले लूंगा तो कोई नुकसान नहीं आ रहे, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, इसमें क्या, मैंने एक पैक ले लिया, दो ले लिया, तो उसमें क्या नुकसान है? Chronic and heavy alcohol consumption is known to contribute to low bone mass. आपका बोन मास कम हो जाएगा, डिक्रीज बोन फॉर्मेशन होगी, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ फ्रैक्चर्स एंड डिलेड फ्रैक्चर हीलिंग। मतलब आपके फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा होने के चांसेस होंगे, और अगर आपका फ्रैक्चर हो गया है तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगेगा। तो अल्कोहल इज बिग नो नो। अगर आपके घर में कोई पीता भी है तो भी उसको आपको समझाना है। इट इज एज अ लेडी ऑफ द हाउस आपकी ड्यूटी है कि आपको टोकना जरूर है, और एक ना एक दिन जरूर उसका फायदा जरूर होगा, क्योंकि रोज कोई सुनेगा कि मेरी बोन्स को नुकसान है, मेरे को फ्रैक्चर जल्दी हो सकता है, मेरा अगर हो गया तो हील नहीं होगा। तो ये कान में जब रोज बात पड़ेगी तो आज नहीं तो कल जरूर फर्क पड़ेगा, और डेफिनेटली एक चेंज आएगा। Beans, all kind of beans, including black beans, pinto beans, and kidney beans are good source of magnesium, calcium, and phosphorus. They are good for osteoporosis prevention. Beans जितनी भी होती हैं, राजमा, different types के black, pink, red, जितने भी हैं, ये बहुत ही अच्छे sources हैं magnesium, calcium, and phosphorus के, and they are good for osteoporosis prevention. For maximum benefits, they should be soaked in water for few hours before cooking. ठीक है, उससे क्या होता है कि इनका मैक्सिमम कैल्शियम जो इनके अंदर है वो प्रिजर्व रहता है, अगर हम इनको प्री सोक कर लेते हैं, और प्री सोक करने से हम इनको जल्दी ये कुक भी हो जाते हैं, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को मिलता है। Inflammatory foods, nightshade veggies like tomatoes, mushrooms, pepper, white potatoes, eggplants can cause bone inflammation, which can lead to osteoporosis. But these veggies contains vitamins and minerals that are good for your health, so they should be consumed judiciously. टमाटर, मशरूम, बैंगन, ये सब चीजें थोड़ी सी बोन्स में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, तो इन चीजों को लेना तो चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक बैलेंस्ड वे में हमें लेना चाहिए, क्योंकि इनमें और बहुत सारे विटामिन भी हैं, तो हमें एक सही मात्रा में इनका कंजप्शन करना चाहिए। रॉ स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक, रिच ग्रीन रॉ स्पिनच कंटेन बोन हेल्दी कैल्शियम। इसमें स्पिनच में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, बट इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीलेट्स। ऑक्सीलेट्स के कारण, ऑक्सीलेट्स जो हैं वो कैल्शियम को बॉडी में यूटिलाइज नहीं करने देता है, वो कैल्शियम पे रोक लगा देता है कि वो बॉडी को उसको यूज नहीं कर, जो पालक में कैल्शियम पाया जाता है वो यूज नहीं हो पाता बॉडी के द्वारा, क्योंकि उसमें ऑक्सीलेट पाए जाते हैं, इसीलिए। और बट पालक में बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, तो अगर हमें कैल्शियम चाहिए पालक से, तो हमें पालक को पनीर के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, पालक पनीर बनाना पड़ेगा। कैल्शियम हम पनीर से ले सकते हैं, और बाकी सारे विटामिन और जो मिनरल्स हैं वो हम पालक से ले सकते हैं। तो हमें पालक पनीर का कॉम्बो के उसमें हमें पालक को यूज करना है। रेड मीट, eating too much animal protein can leach calcium from your bones. बहुत ज्यादा रेड मीट का यूज जो है वो हमारी बॉडी से कैल्शियम निकाल देता है, वो उसको प्रिजर्व नहीं रहने देता। अगर आपको रेड मीट कंज्यूम भी करना है तो वो वीक में एक बार या दो बार कीजिए, लेकिन उसका पोर्शन साइज बहुत कम होना चाहिए, आपको जुडिशियली यूज करना है, एंड पोर्शन साइज पे बहुत ध्यान देना, पोर्शन साइज बहुत कम होना चाहिए। That's for today. Careful eating can help us to push osteoporosis in backseat. Right food, right nutrients should be part of our daily lifestyle. अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो कोई रीजन नहीं है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम मेंटेन रहे, एंड स्पेशली जो लेडीज हैं जिनको मेनोपॉज हो गया है, और मेनोपॉज के बाद हमारी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है,
तो और डॉक्टर्स जनरली रिकमेंड कि एक मेनोपॉज के बाद लेडी को 6 ग्लासेस ऑफ मिल्क लेना चाहिए, जो कि एक फिजिबल चीज नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इतना लेगा या डाइजेस्ट कर पाएगा। तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप सप्लीमेंट्स लीजिए जिससे आपका कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। तो लेडीज प्लीज आप अपने ऑर्थोपेडिक से या जो भी इसमें एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट करिए, क्योंकि कैल्शियम भी 150 कॉम्बिनेशंस के साथ आता है। कभी मैग्नीशियम के साथ किसी की बॉडी में मैग्नीशियम के साथ जरूरत है, किसी में फास्फोरस के साथ जरूरत है। तो योर डॉक्टर इज द बेस्ट गाइड टू टेल यू कि आपको किस कॉम्बिनेशन में ये लेना है। और जब आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के साथ आप लेती हैं और कैल्शियम आपकी बॉडी में उसका इंटेक ठीक रहता है, तो आपको बोन्स की प्रॉब्लम ना के बराबर होती है एंड एक तरह से आप बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीती हैं। आपकी अच्छी बोन्स हैं तो आपको मोबिलिटी में भी बहुत आराम होगा, और डे टू डे में भी कोई बैक की प्रॉब्लम, लेग्स में, नी में, ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे बच पाएंगे। तो राइट फूड, राइट न्यूट्रिएंट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफस्टाइल। And I will end with a quotation. It is an old saying, you are what you eat. So eat judicially. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Mrs. Kansal, for inviting me. Thank you. Thank you, Jyoti, for coming in our meeting and explaining all the things in so good way कि डेली लाइफ में हम लोग कैसे अपने खाने में कुछ चेंजेस ला करके अपनी बोन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू everyone for joining, and keep telling us whatever other things you want to know about your health problems, या कुछ भी और डेली लाइफस्टाइल के बारे में आप लोग कुछ और भी हमें टॉपिक्स देते रह सकते हैं, तो वील कम अप विद न्यू थिंग्स। थैंक यू। सो अलोंग विद एंड करते हैं हम आज की मीटिंग इसी के साथ में। नमस्कार। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.